हेलो फ्रेंड्स, आवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग क्लास 11th के भौतिक विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें आपके 8 अध्याय थे, सभी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज उसी क्रम में हम लोगों ने सेकेंड पेपर की बुक को स्टार्ट किया है। और इसमें कुछ चैप्टर हम आपको पहले पढ़ाए थे, तो इसको वन शॉट सीरीज के हिसाब से लेकर चलेंगे, यानी कि थोड़ा सा एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करने का प्रयास 3-4 चैप्टर करेंगे। यानी कि जितने भी आपको रिवाइज करवाएंगे, 2-3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं उसको हम वन शॉट की तरह लेकर चलेंगे। उसके बाद फिर आने वाले नए चैप्टरों को हम लोग क्रम से अच्छे से पढ़ाएंगे आपको, और हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो चलिए अब अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को सभी तक शेयर कर दीजिए, सभी को बुला लीजिए, जितने भी बच्चे हैं सबको बुला लीजिए, क्योंकि आज अपना सेकंड पेपर का अध्याय नंबर 1, और वैसे हम लोग बोलें तो अध्याय नंबर 9वां, जिसका नाम है स्थूल द्रव्य के गुण, भौतिक विज्ञान कक्षा 11 स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया टॉपिक है, सबसे हटकर टॉपिक है। पीछे की कक्षाओं में हम लोग फर्स्ट पेपर को कवर कर चुके हैं। जो लोग फर्स्ट पेपर का वीडियो अभी तक नहीं प्राप्त किए हैं या नहीं देखें, वो लोग प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर उनको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। क्लास 11th फिजिक्स फर्स्ट पेपर न्यू बैच के नाम से। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ये अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है स्थूल द्रव्य के गुण। और ये यूनिट का नाम है, इसके टॉपिक का नाम है प्रत्यास्थता। इसके टॉपिक का क्या नाम है? तो इसके टॉपिक का नाम है प्रत्यास्थता। ये है यानी कि इलास्टिसिटी। स्टार्ट किया जाए। आप लोग सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, और एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वीडियो क्वालिटी और वॉइस कैसे जा रही है। उसके बाद फिर हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा। आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए क्या सब कुछ क्लियर है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है प्रत्यास्थता। तो हमें जानना होगा प्रत्यास्थता किसे कहते हैं। हेडिंग लिखिए प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता मतलब होता है इलास्टिसिटी। लिख लीजिए इलास्टिसिटी। देखिए प्रत्यास्थता क्या होता है, तो हम लोग पहले एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। एक गुब्बारा लीजिए, गुब्बारे पर बल लगाइए तो क्या होता है, गुब्बारा अपने आकार को बदल लेता है, और फिर बल हटाते हैं तो गुब्बारा पुनः अपने आकार में आ जाता है। ये क्लियर? लेते हैं तो गुब्बारा पुनः अपने आकार में वापस आ जाता है। तो ये चीज आपकी प्रत्यास्थता कहलाती है। यानी कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु अपने आकार में परिवर्तन कर लेती है, और बाह्य बल हटा लेने के पश्चात वस्तु पुनः अपने आकार को प्राप्त कर लेती है। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। क्लियर है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु अपने आकार में परिवर्तन कर लेती है, और बाह्य बल हटा लेने के पश्चात वस्तु पुनः अपने आकार को प्राप्त कर लेती है। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। साथ ही साथ ये एक चीज आप नोटिस करिएगा कि जो बल लग रहा है वस्तु पर, उस बल को विरूपक बल का नाम देते हैं। और साथ ही साथ जिस वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं, यानी जिस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण पाया जा रहा है, उस वस्तु को हम लोग बोलेंगे प्रत्यास्थ वस्तु। चलिए नोटिस किए होंगे तो आपके समझ में आया होगा। हम आपको परिभाषा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वह वस्तु अपने आकार में परिवर्तन कर लेती है। वस्तु क्या करती है? अपने आकार एवं आकृति में परिवर्तन कर लेती है। अपने आकार एवं आकृति में परिवर्तन कर लेती है। एवं
बाह्य बल हटा लेने के पश्चात, बाह्य बल हटा लेने के पश्चात वस्तु पुनः अपने आकार को प्राप्त कर लेती है, अपने आकार को प्राप्त कर लेती है। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु अपने आकार में परिवर्तन कर लेती है एवं बाह्य बल हटा लेने पर वस्तु अपने आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है। वस्तु के गुण, इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं तथा वस्तु पर लगने वाले इस बल को विरूपक बल कहते हैं। जो बल आप देख पा रहे हैं ना, बल लगाने पर आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल को, लगने वाले बाह्य बल को विरूपक बल कहते हैं। विरूपक बल कहते हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि छोटा छोटा लिखते हैं, थोड़ा कम दिखता है, तो आज थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं। बताइए, आज समझ में आ रहा है? वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल को विरूपक बल कहते हैं तथा ऐसी वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। ये जो वस्तुएं होती हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। आप क्या बताएंगे कि जिस वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, बाह्य बल हटा लेने के पश्चात वस्तु पुनः अपने आकार को प्राप्त कर लेती है, ऐसी वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। वस्तु पर लगने वाले इस बाह्य बल को विरूपक बल कहते हैं। ये क्लियर है? ये क्लियर है? दूसरी परिभाषा प्रत्यास्थता की लिख लीजिए। प्रत्यास्थता की दूसरी परिभाषा, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, प्रत्यास्थता कहते हैं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, प्रत्यास्थता कहते हैं। नीचे दिखाई दे रहा है? चलिए, सब कुछ क्लियर है और आई थिंक आपको आज तो सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए और सभी लोग सेशन में जुड़ जाइए। प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइक करने के, शेयर करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके, आप लोग एक सब्सक्राइब करके, आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इतना वर्क कर रहे हैं। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्ज आपको देना नहीं है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो आसपास भी 2-4 लोगों से करवाइए। 2-4 लोगों को बताइए कि आपकी क्लासें डेली बेसिस पर चलाई जा रही हैं और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क क्लासें हैं। जो आपको पेड कोर्स की सहायता, पेड कोर्स में दिया जाता है, आपको ये सब पेड बैच में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये आप सबके लिए बिल्कुल फ्री कर दिए हैं कि अब हर कोई फिजिक्स पढ़ सकता है, सीख सकता है, फिजिक्स को फील कर सकता है। तो आप लोग फिजिक्स को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आप लोग हमेशा कहते हैं कि मेरी क्लास आपको पसंद आती है, मेरी क्लास आपको पसंद आती है, आप लोग कहते हैं ना। तो अगर क्लास पसंद आती है तो फिर इतना अपने वीडियो पर इतना रिस्पांस कम क्यों मिल रहा है बताइए। अपनी क्लास में अभी तक अगर 100% बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें से केवल और केवल 81% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। 19% ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा प्रतिबल पर चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग लिखिएगा, प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है?
तो एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। फार्मूले से समझेंगे। देखिए, प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। नीचे दिख रहा है, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। यहां से एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। ये यहां से इसकी परिभाषा बन जाएगी। परिभाषा इसकी यहीं से बनेगी। देखिए, इसको अगर एकांक कर दें, क्षेत्रफल को एकांक, तो बोलेंगे एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को प्रतिबल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। यहाँ पर एक चीज ये देखिए, यही आपको बताया गया कि यदि आपका जो क्षेत्रफल है वो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो आपका हो जाएगा प्रतिबल बराबर बल। नीचे दिख रहा है, एक बार हमें देखने दीजिए, प्रतिबल बराबर बल। तो यहीं से परिभाषा निकल कर आ गई कि एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। चलिए, सब कुछ दिख रहा है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ी सी और यहीं बगल में चलिए चर्चा कर लेते हैं इसके मात्रक के बारे में। मात्रक आप लोग बताइए, बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। और साथ ही साथ क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये जो प्रतिबल है इसका मात्रक आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और जो इसकी विमा होती है, विमा आप लिख लीजिए ml-1 t-2, ml-1 t-2। ये इसकी विमा है या विमीय सूत्र आप कह सकते हैं। प्रत्यास्थता, जब किसी वस्तु पर बाह्यबल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार में परिवर्तन हो जाता है और बाह्यबल हटा लेने पर वस्तु अपने आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है। वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। वस्तु पर लगने वाले बाह्यबल को विरूपक बल कहते हैं। और जो वस्तुएं होती हैं जिन पर ये गुण पाया जाता है, ऐसे वस्तुओं को हम लोग प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। दूसरी परिभाषा, प्रत्यास्थता वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, आपका प्रत्यास्थता कहलाता है। प्रतिबल क्या होता है? तो एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। यदि क्षेत्रफल एकांक कर दिया जाए तो बल बराबर प्रतिबल। यही है आपका एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और इसकी विमा ml-1 t-2 होती है। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो आपका प्रतिबल होता है वो 3 प्रकार का होता है। प्रतिबल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। और इसके साथ साथ हम लोग विकृति पर भी चर्चा करेंगे कि विकृति क्या होती है। तो यहाँ आप हेडिंग लिखिएगा कि प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। चलिए लिखिए, प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से 3 प्रकार हैं तो उसको देखिए। आपका सबसे पहला हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल, जिसे हम लोग लंबाई के अनुपात में जानते हैं, यानी कि लंबाई के नाम से जानते हैं, लंबाई में परिवर्तन। अनुदैर्ध्य प्रतिबल। दूसरा होता है आपका अभिलंब प्रतिबल। दूसरा आपका क्या होगा? अभिलंब प्रतिबल, जिसे हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये आपका लंबाई है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। और तीसरा होता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तीसरा क्या होता है? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल यानी कि आयतन। ये क्या हो जाएगा आपका? आयतन। ये प्रतिबल 3 प्रकार के हो गए आपका।
प्रतिबल आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रतिबल? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अब थोड़ी सी विकृति पर चर्चा कर लेते हैं। विकृति क्या होती है? तो हेडिंग लिखिए विकृति। विकृति की वैसे साधारण परिभाषा दें तो होता है वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। परिभाषा पहले लिख लेते हैं। तो वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। अर्थात विकृति बराबर होता है आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। तो आपका विकृति बराबर होता है आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन, देखिए एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। और विकृति बराबर आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार आपका फार्मूला होता है। विकृति बराबर आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार इसका फार्मूला होता है। आप बताएंगे विकृति 3 प्रकार की होती है। जैसे प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं वैसे ही आपकी विकृति 3 प्रकार की होती है। विकृति 3 प्रकार की होती है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन सी है? तो नंबर 1 सबसे पहले आप लिखिए अनुदैर्ध्य विकृति। नंबर 1 कौन सी विकृति? अनुदैर्ध्य विकृति। नंबर 2 लिखिए आयतन विकृति। नंबर 2 आयतन विकृति। और नंबर 3 अपरूपण विकृति। तीसरा आप क्या बताएंगे? तीसरा बताएंगे अपरूपण विकृति। यह विकृति आपकी 3 प्रकार की होती है। प्रतिबल भी 3 प्रकार का होता है। प्रतिबल को कहते हैं वस्तु, देखिए प्रतिबल आपका होता है कि एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। और प्रतिबल आपका कितने प्रकार का होता है? तो प्रतिबल आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा प्रतिबल? तो आपको देखिए यहाँ पर दिया गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और स्पर्श रेखीय प्रतिबल। इसी प्रकार से विकृति वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन, यानी कि वस्तु के आकार में कितना परिवर्तन हुआ, आपने तार को खींचा तो कितना परिवर्तन हुआ बटे पहले तार की लंबाई कितना थी, इसी को हम लोग बोलते हैं विकृति। 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य विकृति, आयतन विकृति और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगी? अपरूपण विकृति। तो बताइए ये समझ में आ गया या नहीं? नीचे मिटा दिया जाए। प्रतिबल और विकृति समझ में आया? ऊपर का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर वाले का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे हम लोग लिखते हैं एक नियम है हुक का नियम, प्रतिबल और विकृति में संबंध का नियम है। तो लिखिए हुक का नियम आपस में किस किस चीज से संबंधित है? तो प्रतिबल और विकृति से संबंधित नियम है हुक का नियम। हुक का नियम क्या होता है? तो लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति परस्पर समानुपाती होते हैं, इसे ही हुक का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नियम लिखिए लघु विकृतियों के लिए, लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति, एक बार जोर लगाकर सेशन को शेयर करिए। प्रतिबल और विकृति परस्पर समानुपाती होते हैं, परस्पर समानुपाती होते हैं, यही हुक का नियम है। हुक का नियम क्या है? तो लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति समानुपाती होते हैं, यानी कि यहां पर आप लिखेंगे प्रतिबल, प्रतिबल समानुपाती विकृति। प्रतिबल बराबर, देखिए
ये मार्क हटेगा, एक नियतांक आएगा जिसे हम कहते हैं ई गुणे विकृति, ए गुणे विकृति। और यहां से ई बराबर आपका हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति, नीचे दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति, जहां ई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो लिख लीजिए, जहां ई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे क्या नाम दिया जाता है बताइए, प्रत्यास्थता गुणांक, जिसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। जहां ई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। समझ में आया या नहीं हुक का नियम? हुक्स लॉ क्या कहता है? तो लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति परस्पर समानुपाती होते हैं, यही हुक का नियम है। प्रतिबल समानुपाती विकृति, प्रतिबल बराबर ई गुणे विकृति, और उसके बाद विकृति आपका नीचे चला जाएगा तो आपका बनेगा प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई, जहां ई एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। आप लोग नोट करते रहिए, हम एक बार आपका सेशन चेक कर लेते हैं सही से चल रहा है या नहीं। चलिए, सब कुछ क्लियर है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करिए। सामने से हट गए हैं, उसके बाद फिर हम अब आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति परस्पर समानुपाती होते हैं, हुक का नियम है। तो जहां आपने ई देखा कि क्या है, ई प्रत्यास्थता गुणांक है, ई आपका क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि अगर आपका प्रतिबल 3 प्रकार का है और विकृति 3 प्रकार की है, तो जो प्रत्यास्थता गुणांक होगा वो भी कितने प्रकार का होगा, वो भी आपका 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो आप बताएंगे प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। आपने देखा ई को क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहां ऊपर लिख लीजिए कि प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग इनको थोड़ा सा अलग तरीके से पहले सीख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक है। तो सबसे पहले लिखिए क्रमांक। 3 प्रकार के हैं तो हम 3 प्रकार भर तक के लिए ही क्रमांक बनाएंगे। उसके बाद उसमें कौन सा प्रतिबल होता है, कौन सी विकृति होती है, कौन सी विकृति होती है, और इसका अनुपात कितना आता है, और फिर बताएंगे कि ये कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक है। प्रत्यास्थता गुणांक है, कौन सा प्रत्यास्थता गुणांक है, ये आपको बताना है। तो एक बार हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं चार्ट की सहायता से, उसके बाद फिर विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए क्रमांक आपके 3 हैं, तो 1 2 3, ये क्लियर। अनुदैर्ध्य प्रतिबल आपका सबसे पहला, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, प्रतिबल में अनुदैर्ध्य और विकृति में भी अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, तो इसका हम लोग अनुपात ऐसे लिखेंगे कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे y से निरूपित करते हैं। तो पहला प्रत्यास्थता गुणांक का प्रकार
आपको पता चल गया कि इस रूप में हो तो हम लोग नाम देंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक इसको निरूपित किससे करते हैं? तो इसको हम लोग y से निरूपित करते हैं। आपसे पूछा जाए यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसे y से प्रदर्शित करते हैं। पहला क्लियर है कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसे y से प्रदर्शित करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा देखिए, दूसरे प्रकार का कौन सा प्रतिबल था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अभिलंब प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल? अभिलंब प्रतिबल। और दूसरी विकृति कौन थी, ये कमेंट करके बताइए। तो आपकी थी आयतन विकृति। पढ़े थे अभी, ठीक पहले पढ़ाया गया। अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति ऐसे लिखेंगे, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। ये आपके समझ में आया कि अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति क्रम से लिख रहे हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जिसे हम लोग b से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जिसे b से प्रदर्शित करते हैं। अगला है आपका स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। किस चीज से? ईटा से। स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। इस चीज को आप लोग बनाइए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसको कंप्लीट करिए, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपके ये चीज समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए। ये आपके समझ में आ गया या नहीं? हमें लगता है आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीनों कैसे आपको बताया गया कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसे y से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को अभिलंब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसे b से प्रदर्शित करते हैं। स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। अब आप लोग इस चीज को बना रहने दीजिए। हम लोग अब एक डेरिवेशन पर चर्चा करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का व्यंजक भी उत्पन्न करते हैं। किस चीज का? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का व्यंजक भी उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ आप लोग हेडिंग लिखिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। परिभाषा हम नहीं लिखवाने वाले, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखवा दिए हैं। देखिए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसे y से प्रदर्शित करते हैं। ये क्लियर है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसे y से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसे b से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसे b से प्रदर्शित करते हैं। स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। क्या बताएंगे? स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ये आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग सीधा व्युत्पत्ति पर आते हैं कि माना यह लंबाई का एक तार है। माना यल लंबाई का एक तार है, यल लंबाई का एक तार है। ऐसे समझिए यहाँ चित्र की सहायता से कि कोई यल लंबाई का तार है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, mg भार लटका दिया, और mg भार लटकाने पर तार की लंबाई में डेल्टा यल की वृद्धि हो जाएगी। यल लंबाई का तार था, mg भार लटकाने पर तार की लंबाई में डेल्टा यल की वृद्धि हो जाती है, और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। अनुप्रस्थ काट का मतलब समझते हैं, ये वाला क्षेत्रफल, ये अगर इसको हम काट दें तो जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा उसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहेंगे। यही मानना होगा कि माना यल लंबाई का एक तार है, mg भार लटकाने पर तार की लंबाई में डेल्टा यल की वृद्धि हो जाती है,
तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। चलिए मानते हैं तार में mg भार लटकाने पर तार की लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि होती है। तार में mg भार लटकाने पर तार में mg भार लटकाने पर तार की लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि होती है। तार की लंबाई में कितना वृद्धि हो जाती है? डेल्टा एल की वृद्धि होती है। माना तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। माना तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर, तो आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपने मान लिया कि तार की लंबाई एल थी, तार में mg भार लटका दिए तो लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है। माना तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। तो यहां से आप प्रतिबल निकाल लीजिए। प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी आप लिख सकते हैं प्रतिबल बराबर एफ बटे ए। क्लियर है? समीकरण नंबर 1, विकृति निकालिए। विकृति बराबर आपको पता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई होता है। तो विकृति कितना आ जाएगी? विकृति आ जाएगी लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल अपान प्रारंभिक लंबाई एल। समीकरण नंबर 2। ये क्लियर है? अब हम लोग लगाएंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला, यहां पर लगाते हैं। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर आपको पता है क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर आपका होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। यहां पर देखिए बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं प्रतिबल बटे विकृति। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हमने y से प्रदर्शित किया था। प्रतिबल के स्थान पर f बाई ए आया है, f बाई ए, और विकृति के स्थान पर डेल्टा एल अपान एल। एक बार चेक करने दीजिए नीचे आपको दिख रहा है या नहीं। चलिए अभी तक सब कुछ क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले का गुणा f में करते हैं और ये वाले का गुणा इसमें। तो आपका y बराबर आ जाएगा एफ एल अपान ए डेल्टा एल। एक फार्मूला तो ये हो गया। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग y बराबर एफ एल अपान ए डेल्टा एल रख लेंगे, या फिर आप सबको पता है कि f बराबर क्या होता है mg और a बराबर क्या होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो y बराबर आपका हो जाएगा mg एल बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ये हो गया। और इसका जो मात्रक है, आप एक चीज याद रखिए कि ये जो प्रत्यास्थता गुणांक हैं, इन सभी का मात्रक आपका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एवं विमा दोनों समान होगा। यहाँ पर एक चीज नोट करिएगा कि मात्रक एवं विमा समान होगी तो इसका मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तथा विमा इसकी होगी, आप लोग नोट करिएगा, नहीं दिख रहा होगा तब भी, ml-1 t-2 इसकी विमा होगी ml-1 t-2। हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। आई थिंक वैसे तो आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आप क्या मानेंगे कि माना तार की एल लंबाई का एक तार है, तार में mg भार लटकाने पर तार की लंबाई में डेल्टा एल की वृद्धि होती है। माना तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, तो प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि प्रतिबल बराबर f बटे a, तथा विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, और विकृति बराबर डेल्टा एल अपान एल। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे विकृति, तो प्रतिबल और विकृति रखकर हल करेंगे तो एफ एल अपान ए डेल्टा एल हो जाएगा। ए के स्थान पर आप एफ बराबर mg जानते हैं, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, तो y बराबर mg एल अपान पाई आर स्क्वायर डेल्टा
यल हो जाएगा और यहाँ से इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसकी विमा ml-1t-2 हो जाएगी। ये क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताइए। ये आपको क्लियर हुआ, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरे प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक पर चर्चा करते हैं, जो कि अपना है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा प्रकार क्या है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इस चीज को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। 3 प्रकार हैं, तो तीनों प्रकार पर आपकी चर्चा होनी है। तीनों प्रकार पर आपकी चर्चा होगी और तीनों प्रकार को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि फिजिक्स आसान है, ऐसा महसूस हो रहा है कि भौतिक विज्ञान आसान है। अगला लिखिए। अगला हम लोग लिखते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को किस चीज से प्रदर्शित करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को किस चीज से प्रदर्शित करते हैं। कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को किस चीज से प्रदर्शित करते हैं। बताइए जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोगों का कमेंट आ रहा है। आप सब लोग बी बता रहे हैं, मतलब आप लोग पढ़ाई में आज मन लगा रहे हैं, आज आप लोग बातें कम कर रहे हैं, है ना। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं? तो अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को पीछे बताए थे। अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और इसकी विमा ml-1t-2। सभी के लिए ये नियम लागू होगा। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अभिलंब, आपने बताया अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसके लिए हम लोग सिर्फ व्युत्पत्ति देखेंगे। तो व्युत्पत्ति के लिए आप क्या करेंगे, देखिए। माना किसी गैस का आयतन V तथा दाब P है। किसी पात्र में कोई गैस भरी है, मान लीजिए ऐसे यहाँ पर गैस भरी है, इसका आयतन V है, दाब इस पर P लग रहा है। हमने दाब बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया, डेल्टा P, तो आयतन में कमी हुई, कितना? डेल्टा V। यही मानना पड़ेगा कि दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन घट जाता है। चलिए मानते हैं, माना किसी गैस का आयतन V तथा दाब P है। ये मान लेंगे कि माना किसी गैस का आयतन V तथा दाब P है। दाब डेल्टा P बढ़ाने पर आयतन में डेल्टा V की कमी हो जाती है। तो आयतन विकृति बराबर फार्मूला होता है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, डेल्टा V अपान V। अभिलंब प्रतिबल को डेल्टा P से लिखते हैं, अभिलंब प्रतिबल को डेल्टा P लिख दिए। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर फार्मूला होता है अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। अभिलंब प्रतिबल के स्थान पर हमने क्या रख लिया? डेल्टा P, और आयतन विकृति के स्थान पर डेल्टा V अपान V, और B बराबर V डेल्टा P अपान डेल्टा V न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विमा आपकी हो गई ml-1t-2। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अगला है आपका, इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा टॉपिक है, जिसका नाम है संपीड़ता। इसी का मिलता जुलता एक टॉपिक है जिसका नाम है संपीड़ता, कंप्रेसिबिलिटी। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़ता कहते हैं। यानी कि जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसी का व्युत्क्रम, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़ता कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़ता कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं, बीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आप ऐसे लिखना चाहें तो आप लिखेंगे संपीड़ता बराबर 1/, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अर्थात बीटा बराबर 1/b। मात्रक क्या हो जाएगा? उल्टा इसका मात्रक हो जाएगा। मात्रक आपका होगा
मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। इसका मात्रक, अगर मात्रक उल्टा हुआ तो विमा भी उल्टी हो जाएगी, तो m-1 इसकी विमा हो जाएगी। इसका विमीय सूत्र भी उल्टा हो जाएगा, m-1 तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़ता कहते हैं। इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। संपीड़ता बराबर 1 आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यानी बीटा बराबर 1 मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन, और इसकी विमा m-1 हो जाएगी। अगला चर्चा करते हैं दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। इसको नोट करिए, यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। क्या लिखेंगे अब? दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। हेडिंग लिखिए, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक का अनुपात आप लोग हमें बताइए कि दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक का अनुपात क्या होता है। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक का अनुपात क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो आपको दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक के लिए हम ये बताए हैं कि स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और विमा ml-1t-2 होता है। ये आपको पहले बताया गया है। इसके लिए व्युत्पत्ति हम लोग करते हैं कि माना किसी वस्तु का क्षेत्रफल a है। माना किसी वस्तु का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है। माना किसी वस्तु का क्षेत्रफल a है। आपने उस पर यह बल लगाया। क्षेत्रफल क्या है? a है, तथा इस पर लगाया गया बल F है, तथा इस पर लगाया गया बल F है। तो आप बताइए प्रतिबल कितना हो जाएगा, यानी कि स्पर्श रेखीय प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। स्पर्श रेखीय प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। और एक चीज याद रखिएगा, अपरूपण विकृति को हम लोग फाई से निरूपित करते हैं। अपरूपण विकृति किस चीज से? फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से आपका जो दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसका फॉर्मूला ये बनेगा, देखिए। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक बराबर स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ईटा बराबर स्पर्श रेखीय प्रतिबल, देखिए आपने F बटे A निकाला है, और विकृति आपकी क्या है? फाई है। विकृति आपकी क्या है? फाई है। देखिए अब स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, तो इसका गुणा इसमें आएगा। ईटा बराबर F बटे A फाई, F बटे A फाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और विमा आपकी ml-1t-2 हो जाएगी। ये चीज इसको नोट करके आपको रखना है। बताइए ये समझ में आया या नहीं आप सबके? दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक समझ में आ गया या नहीं? कैसे बताएंगे? किसी वस्तु का क्षेत्रफल a है, इस पर लगाया गया बल F है, तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अपरूपण विकृति को फाई से लिखते हैं। तो दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक बराबर स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। ईटा बराबर F बटे A बटे फाई, फाई का गुणा A में करिए। ईटा बराबर F बटे A फाई। ये आपका क्लियर हो गया। अब चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। इसके आगे संपीड़ता आपके समझ में आया, उसका ऊपर वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करते हुए चलिए। आई थिंक सब कुछ आपको क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। चलिए आगे के पॉइंट को हम अब देखते हैं। आगे का पॉइंट अपना 3 प्रकार की वस्तुओं के बारे में, इसको लिखाएंगे नहीं, आप लोग समझिए बस। प्रत्यास्थ वस्तुएं, प्रत्यास्थ वस्तुएं। अगला है सुघट्य वस्तुएं, सुघट्य वस्तुएं एवं दृढ़ वस्तुएं। प्रत्यास्थ वस्तुएं, सुघट्य वस्तुएं एवं दृढ़ वस्तुएं।
तो प्रत्यास्थ वस्तुओं के बारे में आपको बताया गया कि वे सभी वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से वस्तु का आकार बदल जाता है एवं आकृति बदल जाती है तथा विरूपक बल हटा लेने से वस्तु अपने आकार को पुनः प्राप्त कर लेती है, ऐसी वस्तुओं को प्रत्यास्थ वस्तुएं कहा जाता है। जैसे फुटबॉल। सुघट्ट वस्तुएं वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से उनके आकार में तो परिवर्तन हो जाता है लेकिन विरूपक बल हटाने के पश्चात वस्तु पुनः अपने आकार को नहीं प्राप्त कर पाती, ऐसी वस्तुओं को सुघट्ट वस्तुएं कहते हैं। जैसे गीली मिट्टी, जैसे गीली मिट्टी। और एक चीज याद रखिएगा कि जिन वस्तुओं पर विरूपक बल लगाने से उनका आकार हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाता है, ऐसी वस्तुओं को हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक किसे कहते हैं? तो वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल लगाने से उनका आकार हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाता है, उन्हें प्लास्टिक कहते हैं। दृढ़ वस्तुएं वे वस्तुएं जिन पर विरूपक बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता या बाह्य बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विरूपक बल लगाने से उनके आकार एवं आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी वस्तुओं को दृढ़ वस्तुएं कहते हैं। और दृढ़ वस्तुओं का एक दूसरा नाम है जिनको हम लोग कहते हैं कोण प्रत्यास्थ वस्तुएं। कोण प्रत्यास्थ वस्तुएं। सुघट्ट वस्तुओं का अन्य नाम है प्लास्टिक। इसका उदाहरण दिया जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पत्थर। प्लास्टिक में आपकी गीली मिट्टी। प्रत्यास्थ वस्तुओं में जैसे आपने बताया फुटबॉल। समझ में आया कि जिनका आकार हमेशा के लिए परिवर्तित हो जाए उसे सुघट्ट कहेंगे, और प्लास्टिक की भी परिभाषा यही होती है। प्रत्यास्थ में आकार बदल जाएगा, बल हटाएंगे फिर अपने आकार में आ जाए। दृढ़ वस्तुओं को कोण प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। इनका आकार हमेशा बदलता ही नहीं है, यानी कि इनके आकार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप चाहे जितना क्या करें इस पर विरूपक बल लगाएं, ये अपने आकार को नहीं बदलता है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पायसन अनुपात पर चर्चा करते हैं। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि अपना अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक हेडिंग लिखिएगा पायसन अनुपात। अगला टॉपिक क्या है अपना? तो अगला टॉपिक है, इसका नाम है पायसन अनुपात। पायसन अनुपात। पायसन अनुपात किसे कहते हैं? तो पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं। इस चीज को पहले लिख लीजिए तो हम लोग आगे समझते हैं। पार्श्विक विकृति, पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति। पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं। पायसन अनुपात कहते हैं। पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। क्या बताएंगे कि पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पायसन अनुपात कहते हैं, इसे सिग्मा